अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आर्या नीलम की तैनाती को पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर बानी पीटीआई इदारों से माफ़ी मांगें तो फिर जो है उनको कौमी धारे में शामिल किया जा सकता है। ये मशरूत माफ़ी जो है वो इदारों के साथ क्यों मुंसलिक की गई, और इसके साथ साथ उन्होंने दीगर गुफ्तगू में दीगर अहम पहलुओं पर भी बात की, उस पर हम भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक बरतानवी सहाफ़ी को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, बावजूद इसके कि उनके पास अदालती अहकामात थे। इस पर भी हम बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कमर बेकन, सलमान अनीस, सफीना खान और उमर दराज कोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। और सबसे पहले तो मैं कमर बेकन साहब आपसे जानना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान जो है उन्होंने इसको चैलेंज किया है। पहला सवाल तो ये है कि ये ख्याल इतना अरसा पहले नहीं आया, अब अचानक ये ख्याल आ गया कि उनकी तैनाती सही नहीं है और उसको चैलेंज कर दिया गया है। क्या मामलात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह की जो पटिशन्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, खुसूसन तैनाती को चैलेंज करने वाला ये जो मामला है, ये मुझे इस वक्त तो मशकूक ज़रूर लग रहा है, क्योंकि इसकी टाइमिंग भी इस तरह की है। और इस वक्त जब 8 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हैं, हालांकि उनको तब्दील करने की जो बात थी वो जस्टिस आलिया नीलम ने रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो तब्दील नहीं हो सकते। ये उनका पहला जो है उसके ऊपर आया था रिस्पॉन्स। लेकिन उसके बाद एक ख़बर ये भी है, इस वक्त जो आजकल की ख़बर है वो ये आ रही है कि इसमें से उम्मीद ये जाहिर की जा रही है या इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है, तो गलत ना होगा, कि 4 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो तब्दील हो जाएंगे और उनके जो जजेस हैं वो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से जो है वो लगाए जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से भी लाहौर हाई कोर्ट समेत इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत थी कि आप आपस में मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद इन ट्रिब्यूनल्स को देखें कि अगर इनकी में कोई तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अब हमें यह ज़रूर मालूम हो रहा है कि इसमें से 4 जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वो इस तरह से कि उनके जजेस तब्दील हो जाएंगे और बाकी 4 जो हैं वो वही रहेंगे जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने बनाए थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती को जो चैलेंज किया गया है, ये सस्पिशियस ज़रूर है। इस तरह की जो पटिशन्स होती हैं वो एक वक्त होता है जब दायर कर दी जाती हैं, वो उस वक्त के लिए दायर नहीं की जाती कि उनके ऊपर फौरी कोई अमल हो, उनके ऊपर फौरी कोई प्रोग्रेस हो। लेकिन हमने माजी में भी ये देखा कि कुछ अरसे के बाद वो पटिशन टेकअप कर ली जाती हैं। तो इस वक्त हमें यह भी देखना होगा कि ये 6 जो वकला हैं जिन्होंने ये पटिशन दायर की है, वो माजी में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे, आबिद ज़ुबैरी साहब भी उसमें शामिल हैं और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता भी हैं, हामिद खान ग्रुप भी उनके साथ है। उनकी तरफ से जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री को चैलेंज किया जाना, ये एक ऐसा अमल है जिसको ज़रूर शक की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के मुताबिक जो सीनियरिटी का असूल है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर बात करने के लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का अपना ही एक प्रिंसिपल था स्टांस माजी के अंदर की जो सीनियरिटी के जो रूल है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, सीनियर जजेस को पहले आना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक और नुक्ता, उसकी तरफ भी मैं ज़रूर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक तो सीनियरिटी को बाईपास करके 2 जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। काजी फाइज ईसा साहब अपने ही स्टांस से मुकर गए, पीछे हट गए। अब यूनानिमसली ये सारे जजेस ने फैसला किया था, ये किसी एक जज या सिर्फ अक्सरियत से फैसला नहीं था, सब जजेस का इसके ऊपर इत्तफाक था कि आलिया नीलम साहिबा को लगाना है। लेकिन बाकी 2 जजेस हैं, उनको ना लगाने की वजूहात नहीं बताएगी कि वो सीनियर भी थे, उनको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट क्यों नहीं लगाया गया, ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो ज़रा ये बताते हैं कि वहाँ पर ये डिस्कस हुआ था इजलास के अंदर कि उनके खिलाफ कुछ शिकायत हैं, उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में तो वो फैसले ठीक थे, लेकिन जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो आईन और कानून के मुताबिक वो फैसले टिक नहीं पाए, ख़त्म हो गए या उनको ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात और कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसे सबूत है जिनकी वजह से उनको चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे जज या 2 ऐसे जज जिनको
कुछ शवाहिद, शिकायत या सबूतों की बुनियाद पर चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो एज इट इज जजेस रहकर जरूर फैसला कर सकते हैं। तो ये मंतक भी कोई समझ नहीं आती। अगर तो उनके खिलाफ शिकायत है, उनको देखा जाए, कार्रवाई की जाए, उनको बताया जाए, उसकी इंक्वायरी हो। अगर शिकायत नहीं है तो मेरे ख्याल में सीनियरिटी के असूल के मुताबिक ही जो है इस मामले को देखा जाना चाहिए था। फेवरेटिज्म को मेरे ख्याल में साइड पर रखकर फैसले करने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइजिया साहब जब नहीं थे चीफ जस्टिस, तो ये कहा जाता था कि बहुत अपराइट है। तो मेरे ख्याल में गलत फहमी थी, और वो बहुत सारे लोग जो उस वक्त दिफा किया करते थे, उनकी ये गलत फहमी अब दूर हो चुकी है। ठीक है, आज़ार सूरत मुख्तलिफ हो सकती है, जस्टिफिकेशन ज़रूर दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से भी, लेकिन सलमान, आपके नज़दीक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने हुकूमत के हक में खुलकर जो है वो प्रेस रिलीज जारी की है, और दूसरी जानिब उसी पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ भी जो है उनकी तैनाती को भी चैलेंज किया है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई कुछ है, आप समझते हैं कि दाल में कुछ काला है? पूरी दाल ही काली है मुर्शद। अच्छा, ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बात ये है कि देखें, ले दे की सियासत है, ले दे के लोग हैं, पैसे मिलते हैं, आ जाते हैं, एक नया नैरेटिव जो है वो मार्केट के अंदर देते हैं, कुछ दिनों के लिए मंजन चलता है, आप और हम टॉक शोज के अंदर उसके ऊपर बात करते हैं और फिर वो फिजल आउट हो जाता है। ये जो बार काउंसिल्स को पैसे लगने वाली जो बात है, ये भी कोई किस्सा नया नहीं है। अगर आपको याद हो तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वापस आने के बाद, रीइंस्टेट होने के बाद, बार काउंसिल्स के अंदर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो फंड्स उनको रिलीज किए गए थे कि जी आप अपनी जो बार काउंसिल्स हैं उनको अपग्रेड करें और यहाँ पे लाइब्रेरियाँ बनाएं और लोगों के बैठने के लिए वेटिंग एरियाज बनाएं। तो इट्स अ सटल वे ऑफ ब्राइबिंग सर्टेन सर्कल्स एंड गेटिंग देयर जॉब डन। और उसके नाम के ऊपर अब मैं यकीन करें कि ये बड़े दुख की और तकलीफ की बात है कि हमारी जो वकला बरादरी है वो भी फिर एक तरफ चलना शुरू हो जाती है, नैरेटिव टो करना शुरू कर देती है। जैसा कि आज अभी आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बार काउंसिल की तरफ से जो है वो प्रो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स आए हैं, तो कुछ हुआ है ना बैकग्राउंड के अंदर को। मेरा ख्याल है पैसा चला है, तो ख्याल क्या है, यकीनन पैसा चला है, और वो यही है सटल तरीका कि आपकी जो बार्स हैं उनको पैसा लगेगा, वो एक डिफरेंट नैरेटिव टो करना शुरू कर देंगे। मेरा हमेशा से जो सवाल होता है, जो यह होना चाहिए मोर लॉजिकली, वो ये है कि ये सर्कस कब तक चलेगा, ये मंडी कब तक लगी रहेगी, कभी वकला की, कभी आपके पॉलिटिशियंस की, कभी आपके ब्यूरोक्रेट्स की, कभी आपके बिजनेसमैन की। हर कोई आ जाता है अपना हिस्सा डालने के लिए और बर्बाद करता है सिस्टम को भी और चीजों को भी। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। ये वो वाहिद हकीकत। कौन लगाता है ये मंडी, सलमान साहब? आपको नहीं पता? नहीं, आप सवाल कर रहे हैं ना बजाते खुद के इसको खत्म हो जाना चाहिए, फिर जाहिर है हल भी उसी में होगा ना। मुख्तदर हल्के हो तो उसकी डायग्नोज होगा तो जी। लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस के अपने इंटरेस्ट हैं। ये जो पॉलिटिक्स सरायत कर गई है ना, सरतान की तरह, कैंसर की तरह हमारी हड्डियों के अंदर, ये उसके ही शाखसाने हैं। जब आप हर मकतबा हाय फिक्र के अंदर सियासत को परवान चढ़ाएंगे तो यही होगा। जो आज जजेस के ऊपर ऑब्जेक्शन की जा रही है, कल वो मंजूर नजर थे, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट वाला भी उससे कोई नैरेटिव थोड़ा सा एड्रेस हो रहा था, उससे कोई एक नई तब्दीली की भी कोई जरा मैसेज दिया जा सकता था। दो डिसीजंस ये ट्रिब्यूनल के मंशा के और मर्जी के खिलाफ आए हैं, तो उन्हीं को हटाने की बातें की जा रही हैं। तो ये वही आप और हम जानते हैं कि ये ले दे का ही मामला है सारा का सारा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा मामला नहीं है। अच्छा, इसी में सफीना खान, आपने देखा होगा कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी तकरीब अलबरदारी में खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी शिरकत की, और उस वक्त ये बात की जा रही थी कि ज़ाहिर एक खातून है जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी हैं, और उसको बड़ा सराहा जा रहा था, हर तबके की जानब से सराहा गया। और अब क्या मामला हुआ, क्यों ये राहें आप समझती हैं कि जुदा हो गई? उनका इंसाफ पसंद नहीं आया, ना इंसाफी पसंद नहीं आई, क्या मामलात क्या है? जी थैंक यू एतजाज। मुझे लगता है कि शायद हमारी जो मिस जस्टिस साहिबा है उनका इंसाफ पसंद नहीं आया, वरना लाया तो उनको इसीलिए गया था कि शायद एक वुमेन बैठी हैं पंजाब के अंदर और एक वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज जा रहा है, और उसको उन्होंने खूब कैश भी करवाया था, जो हमने सबने अप्रिशिएट भी किया था
लेकिन जो है वो तहरीके इंसाफ ने काफी इसके ऊपर जो है उनको क्रिटिसाइज भी किया था। कह रहे थे वो पुरानी जब वो जस्टिस थी, जब एक बैरिस्टर थी, तो उनके साथ की जो तस्वीर थी वो शाया करके बताने की कोशिश की गई कि शायद ये प्रो PMLN है। देखिए, जब कोई शख्स किसी के साथ वो माजी में वाबस्ता भी होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई अपना स्टैंस नहीं हो सकता या वो बिक गया है। किसी के साथ खड़े हो जाना, पिक्चर बनवा लेना, एफिलिएशन हो जाना, वो उस बंदे की अपनी जात की अक्कासी नहीं करता है। उस बंदे की अक्कासी तब होती है, उसके अपने प्रिंसिपल को तब पता चलता है जब वो किसी मनसब पे बैठता है। तो मेरे ख्याल से जब हमारी जस्टिस साहिबा जब मनसब पे बैठी हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो शायद हमारे मुक्तदर हल्के पंजाब हुकूमत को शायद पसंद नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ये यूज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हटा सकेगा या हटाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि वो फ्यूचर में कोई ऐसे फैसले ना करें जिसकी वजह से मुक्तदर हल को या हमारी पंजाब हुकूमत को या हमारी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। देखें ना, आप दूसरी तरफ जो है तहरीके इंसाफ के भी जो है वकला वो भी शामिल हो गए इनको हटाने में, और हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो गई है। तो मतलब जब आप देखें इन सियासतदानों के मफादात मुत्तहद होते हैं तब लोग ये यूनाइटेड हो जाते हैं, तब इन लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा बन जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, ये सियासतदान जब इनका एजेंडा जहां जहां मुश्तरका होता है तब ये बिल्कुल यूनाइटेड हो जाते हैं, तब इनको कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। तो ये इट्स अ सैड थिंग कि एक अगर खातून लग गई है जस्टिस तो उनको आप पहले लगाया ही क्यों, और अगर लग गई थी तो उनको मिसाइल करने की जरूरत क्यों? आपको लगता है कि दो सियासी जमातें PTI और पाकिस्तान तहरीक नून या हुकूमती जमातों के दरमियान किसी एक नुक्ते पर जो है उनका मफाद जो है वो मुश्तरक हो गया है और ये सारी वजूहात हैं इस दरख्वास्त के पीछे कि उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया? देखें एहतसास, बहुत सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है बिहाइंड द सीन सेम पेज पर हैं। ये माने या ना माने, अब हमारी KPK की हुकूमत है वो बिल्कुल सेम पेज के ऊपर है। तो ये सियासतदान जब बैठते हैं मीटिंग्स में बिल्कुल सेम पेज के ऊपर होते हैं। जब इनके मफादात मुश्तरका होते हैं, इनके अंदर कोई मुखालफत नहीं होती, कोई इनके अंदर एक दूसरे को काउंटर करने के लिए नैरेटिव नहीं होता। तो ये डेफिनेटली बिहाइंड द सीन एक प्रॉपर इन लोगों ने, नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा पैनल बना चुके हुए हैं जहां पर ये मुश्तरका अपने मफादात को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसी पे उमर दराज गोदल साहब, एक बात बड़ी ज़बान ज़द-ए-आम हो गई इसको चैलेंज करने के बाद, और वो ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला था उससे चूंकि उन्होंने तब्दील करने से माजरत कर ली थी और वही बुनियादी वजह बन रही है पाकिस्तान बार कौंसिल की इस दरख्वास्त के पीछे भी वही वजह है। आप क्या समझते हैं, इस तासुर में कितनी हकीकत है? नहीं, इसका ताल्लुक उस चीज से नहीं है। ये जो मेंबरान बार काउंसिल के लेके आए हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उनका ताल्लुक जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप से है, हामिद खान ग्रुप से है। और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है, जो आसमा जहांगीर साहब वाला ग्रुप है जिसमें आजम नजीर तारड़ और एहसन भून है, वो इसमें इनकी अपॉइंटमेंट में सपोर्ट करने के लिए उनके वोट्स उसमें शामिल थे। अच्छा, मैं अब आपको बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, हम इसको देख रहे हैं सिर्फ इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के तनाजुर में कि शायद उन्होंने कोई ट्राइब्यूनल का मसला बन गया। नहीं, ट्राइब्यूनल वाली खबर वो मेगन साहब जो बात कर रहे थे वो बात दुरुस्त है। आने वाले दिनों में आपको तब्दीली थोड़ी सी नजर आएगी ट्राइब्यूनल्स वाली। असल बात ये नहीं है। ये पूरे का पूरा जो शिकायत गई है या इसको चैलेंज किया गया वो एक उसूल को चैलेंज किया गया, और ये उसूल माजी में काजी साहब खुद कहते रहे हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, और वो सीनियरिटी का उसूल है। देखिए, बात बड़ी सादा है। ये क्यों इस पूरे चीज को सस्पिशियस क्यों कहा जा रहा है या उनके अपॉइंटमेंट के हवाले से कंसर्न्स क्या है? उनकी पर्सनैलिटी से इशू होने की बुनियाद के ऊपर किसी ने चैलेंज नहीं किया। अगर आप उस पूरे केस को देखेंगे जो ऊपर उन्होंने चैलेंज किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता कोई वो इनकॉम्पिटेंट जज हैं, या ये नहीं कहा कि वो इस अहलियत के ऊपर इस लिहाज से पूरा नहीं उतरती। नहीं, उसमें बुनियादी उसूल है सीनियरिटी का, और वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अल जिहाद ट्रस्ट में तय कर चुकी है तो उस उसूल को तय किया गया। अब कंसर्न बेसिकली है क्या? कंसर्न ये है कि जिस तरीके से एक वक्त में आपको याद हो, जस्टिस शहजाद अली शाह वाला वाकया और सारी बातें अगर याद हो, तो उस वक्त भी एक पूरी सियासत खेली जाती थी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर। बाद में जब इस मामले को सेटल डाउन किया गया तो अब देखिए, सबको पता है कि काजी साहब के बाद किसने चीफ जस्टिस बनना है और काजी साहब के बाद किसने चीफ जस्टिस बनना है। और इवन जब सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होता है तब हमें पता चल जाता है चीफ जस्टिस किसने बनना है। अब ये जो ब्रॉडर पिक्चर है वो ये है कि ये जो नई बात की गई है कि जी 3 नाम आएंगे, उसमें से जो पूल है उसमें से एक नाम को मुंतखब किया जाएगा या उस नाम को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये बुनियादी तौर पे इसको जरा देखिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तनाजुर में। या कंसर्न ये है कि ये पूल वाला काम करके आइंदा जो जज आपको नापसंद होगा, उस अगर आपको पहले 2 जज आप कैसे लग रहे हैं तो आप उनको साइड पे करने के लिए तीसरे जज वाले को ले आएंगे, और ये आप अदलिया के अंदर सियासत का आगाज कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं जजेस को कि आप लॉबिंग
करें, आप लॉबिंग करेंगे तो तीसरे नंबर वाला जज जो है वो भी बाकी दो को सुपरसीड करके ऊपर आ सकता है। लोगों का ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को मुस्तकबिल के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकने के लिए ये एक नई चीज लाई गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आप ऐसा ही अंदाज क्या करेंगे कि आप 3 नाम जो है भेजा करेंगे और 3 नाम जो है वो जुडिशल कमीशन देख लिया करेगा और उसमें से एक अपॉइंटमेंट कर देगी? वहां ऐसा नहीं है, तो फिर ये हाई कोर्ट्स में क्यों है? और इसकी वजह यही है कि वहां आप ये रास्ता खोल रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि भाई ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई उससे उसकी लॉजिकल वो बात क्या करते हैं। अगर आपको जस्टिस बाकर नजवी साहब पसंद नहीं है, उमर दराज साहब आपकी आवाज आना बंद हो गई जी, अब बोलिएगा प्लीज। शुजात पसंद नहीं है या कहते हैं आप पॉइंट सुन लीजिएगा, आप हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसको प्योरीफाई कीजिए, उसको ठीक कीजिए, बजाय इसके कि आप ऊपर पॉलिटिक्स खेलें। आप मसले का हल नहीं निकाल रहे, आप उस मसले को खराब करने के लिए मजीद उस पर खराबी पैदा कर रहे हैं। ये है टोटल केस। बाकी उसको जो रंग देना चाहते हैं वो दे लें आप। ठीक है, हर किसी का अपना है, उस पर सियासत भी खेली जा रही है। लेकिन कमर मेघर साहब थोड़ा आगे भी बढ़े, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि आइंदा 15 रोज में हमारा जो है वो एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और उसके बाद हम एक बड़े पैमाने पर जो है एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। आप क्या समझते हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का ये ग्रैंड अलायंस कितना मुअस्सर साबित हो सकता है? देखिए एतजाज साहब, अभी तक एक पहले भी अलायंस बन चुका है जिसमें महमूद अचकजई साहब जो है उसके सरबराह है, और उसमें आपको याद होगा एक पिछला जलसा मुलतवी हुआ, एक उससे पहले तरनौल के अंदर जलसा होना था वो मुलतवी किया गया था। और उस अलायंस को इन्फॉर्म किए बगैर तहरीक इंसाफ ने अकेले ये फ़ैसला कर लिया कि वो जलसा मुलतवी कर दिया गया है और आज ना ही एहतजाज होगा और ना ही किसी किस्म का कुछ जलसा जुलूस होगा, ना कोई रैली निकाली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हमने सिर्फ इसलिए किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम एहतराम करते हैं और हमें कोर्ट से जब इजाज़त मिलेगी तो फिर हम ये जलसा करेंगे। उस वक़्त महमूद अचकजई साहब का भी इस पर एतराज़ जो है वो सामने आया था कि ये जो हमारा अलायंस है उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया और अकेले इस फ़ैसले को कर लिया गया। गलतियाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से जब से खान साहब अंदर हैं उसके बाद बहुत सारी हो रही हैं। मुझे अभी तक की जो हिस्ट्री है इमरान खान के बाद की जितनी भी इस वक्त तहरीक इंसाफ है उसकी हिस्ट्री को देखते हुए अगर मैं इसको प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ा असर होता हुआ इसका नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले ये नारा लगाया गया कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है हम उसके ऊपर दमादम मस्त कलंदर करेंगे, हम ईद के बाद सड़कें भर देंगे, ब्लॉक कर देंगे और मैंडेट चोरी को हम वापस करेंगे। फॉर्म 47-45 की बातें हुई वो भी सारे भूल गए। कुछ 1-2 जलसे हुए बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, तो उस वक़्त ऐसा लगा था कि शायद ये अलायंस जो है वो काम करेगा। लेकिन इस अलायंस के अंदर जो एक और बात सामने आ रही है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की एंट्री जो है मुमकिना तौर पर बातें हो रही है कि शायद उनकी एंट्री होगी और उसके बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इससे पहले तब्दीली आएगी या नहीं आएगी ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं हिस्ट्री को देखते हुए वो मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के केस में मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पार्टी की तरफ से वकील उनके पेश हुए और उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। यानी कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उसके ऊपर डाका मारने के लिए मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को भेज देते हैं और वहाँ पर यह बयान भी दिलवाया जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वकील की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे दी गई थी वो सही था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। और उसके बाद फिर हमें नज़र आता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो केपीके के अंदर सियासत है वो भी अब लिमिटेड होकर रह गई है। तो उनकी एक मजबूरी जाहिर है इस वक्त ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के साथ जब तक उनका इत्तेहाद नहीं होता, केपीके से जो चंद 1-2-3 सीटें उनकी आबाई हल्के से हैं वो भी उनको जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस अलायंस का कोई एक ऐसी मजबूत बुनियाद मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रही मौजूदा क़यादत के होते हुए। जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से या इस किस्म के किसी ग्रैंड अलायंस के जरिए कोई बहुत बड़ा एहतजाज या तब्दीली जो है वो लाई जा सकती है। ठीक है, एक मौसर एहतजाज जो है वो आप नहीं देख रहे।
सलमान अली, आपके ख्याल में अभी जेयूआई का भी जिक्र हुआ, ग्रैंड अलायंस का जो जिक्र किया जा रहा है, जेयूआई के साथ वैसे पीटीआई के वफूद की मुलाकातें भी जारी हैं और वो इस 1 पॉइंट एजेंडे पे तो बात कर रहे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, इस पे भी बात हो और मौजूदा हुकूमत को घर जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप समझते हैं जेयूआई और जमात इस्लामी ये दोनों इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं फ्यूचर में, अगर जिसका अनाउंस किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? होने को तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से पीटीआई इस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलते तरले कर रही है और अलायंस की कोशिश कर रही है, वो तो बिल्कुल होगा और इसमें कोई चीज नहीं है। देखें, पॉलिटिक्स इज एन प्लेस वेयर इम्पॉसिबिलिटीज हैपन। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट पॉलिटिक्स। ये आलम नामुमकिनात में से होने वाले जो है चीजों को आप सियासत के अंदर प्रैक्टिकली होता हुआ देखते हैं। तो अलायंस होगी या नहीं होगी, ये तो बात की चीजें। मुझे ये बताएं कि एजेंडा क्या होगा इस पूरी ग्रैंड अलायंस का, कि इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया जाए और जो सीटें उनसे छीनी गई हैं वो उनको वापस दी जाएं, या ये कि ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अभी तक जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है वो जमात इस्लामी है। वो लोगों की नब्ज की और लोगों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से बाहर निकले हुए हैं। तो टेक्निकली तो पीटीआई भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ अलायंस करना चाहेंगे, ताकि जो एक मोमेंटम और एक प्रेशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिल्डअप हो रहा है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। बाकी चार्टर और डिमांड्स तो इनमें से किसी की भी क्लियर नहीं है। इनके आपस के मसले मसाइल हल होंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे ना। जैसे अभी ये जिक्र हो रहा है कि एक तरफ जमाते जो मौलाना फजलुर रहमान है वो पीटीआई के अगेंस्ट ही पूरी की पूरी उनका जो है ना वो नजर आता है नजरिया। एंड ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखें तो पीटीआई उनके साथ जाके अलायंस करना चाह रही है, तो वो पहले आपस में बैठ के तय कर लें कि वो करना क्या चाहते हैं। वो बैठ तो रहे हैं ना आपस में, वो तय तो कर रहे हैं, यही पॉइंट्स तय किए जा रहे हैं। आ रहा, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ और है। जो सियासतें वो कमरों के अंदर कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ और है, और जो सड़क के ऊपर चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर तो ना मौलाना साहब की पार्टी है और ना पीटीआई है, इस वक्त तो जमात इस्लामी सड़क के ऊपर है और वो बिलों के लिए और लोगों के हकूक के लिए वहां पे मौजूद है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने जो एजेंडाज हैं उनकी रीअलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि वो सड़कों के ऊपर निकले और गवर्नमेंट के अगेंस्ट टीम अप हो। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन की जैसे अभी सलमान साहब बात कर रहे हैं, सफीना आप क्या समझती है? आपने यकीनी तौर पर एहसन इकबाल साहब का वो इंटरव्यू देखा होगा जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया, और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर खान साहब माफ़ी मांगे, इदारों से माफ़ी मांगे, तो फिर वो कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं। एक तो ये किन इदारों से वो माफ़ी मांगे, इसके साथ साथ अब अगर उन्हीं जानिब इशारा है जिनसे मुज़ाकरात की बात खुद खान साहब भी करते हुए दिखाई देते हैं और हुकूमत और उनके वज़रा जो है उस पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं कि खान साहब जो हैं वो फिर इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं, तो अब एहसन इकबाल साहब का इस बयान से हम क्या मुराद लें? वो भी तो यही कह रहे हैं कि उनसे माफ़ी मांग लें, कौमी धारे में शामिल हो जाएं। क्या वो नहीं इन इदारों को अब सियासत में घसीट रहे, वापस चाह रहे हैं कि इन सियासी मामलात में मुदाखलत करें? एतजाज में एहसन इकबाल साहब की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगी। जैसे आपने कहा कि अलायंस जो है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का हो रहा है, ये एक ऐसा अनरियलिस्टिक अलायंस है जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसी ही है शेर और बकरी। अलायंस कर लें कि हम इकट्ठे घर के नीचे रहेंगे, और जब शेर को फाके पड़ेंगे तो वो बकरी को ही अपना लुकमा बना लेगा और वो खा जाएगा। तो ये मुझे लॉन्ग टर्म होता हुआ पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है, और पीटीआई को बड़ी अच्छी तरह से ये रियलाइज हो गया है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से माजी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी मौलाना फजलुर रहमान का कंधा यूज किया था, तो लिहाजा पीटीआई का ये जो एहतजाज दर एहतजाज की कॉल देना और फिर फ्लॉप करना, फिर बैकफुट पे जाना, ये उनके नाकाम स्ट्रैटेजी के साथ साथ नाकाम पावर की तरफ भी बताता है कि पीटीआई के जो अंदर अपने लीडरान जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है वो नहीं चाहते कि वो किसी किस्म की भी कोई ऐसी मोमेंटम बनाए जो पब्लिक को लेकर वो सड़कों पर निकले। इससे ये लगता है लेकिन सफीना, माजी में आपने मरियम साहबा का जिक्र किया, उनकी जमात ने भी इनके साथ एक फौदी टाइम भी एक एलान होता है। सियासत में तो यही होता है, शेर और बकरी इकट्ठे बैठते हैं, किस कोई एक पॉइंट का एजेंडा होता है, वो खत्म हो जाए तो सबकी राहें अलग हो जाती हैं। मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, जमात जेयूआई, उसमें फर्क है, उसमें फर्क था क्योंकि उसमें ये था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पहले कभी ना कभी यूनाइटेड रही हैं, हुकूमतों में एक दूसरे का साथ देती रही हैं। जी जी
सफीना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मेरे ख्याल में सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनसे मजीद। चलें, खैर ये सवाल हम मजीद भी इस पे बात करते हैं। वाल साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका भी जिक्र करते हैं। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।